साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आजकल सोने की, स्वर्ण की, स्वर्ण धातु की, गोल्ड की चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्योंकि गोल्ड की, सोने का भाव निरंतर बढ़ रहा है। आखिर क्या कारण है कि स्वर्ण धातु को लेकर, सोने के भाव को लेकर इतनी चर्चाएं हमारे देश में, दुनिया और समाजों में होती है? इससे भी महंगी धातुएं हैं, हीरा इससे ज्यादा महंगा है, प्लेटिनम इससे ज्यादा महंगा है। आखिर क्यों स्वर्ण के प्रति हमारा इतना आकर्षण है, स्वर्ण के प्रति हमारा इतना लगाव है? आखिर स्वर्ण को क्यों स्वर्गीय धातु कहा जाता है? क्योंकि यह इंसानों के आभूषणों के साथ साथ हमारे मंदिरों और हमारे भगवानों, हमारे ईश्वरों, हमारी मूर्तियों के गले का हार भी बना है। इंसानों ने सदा ही स्वर्ण से प्यार किया है। जब से मानव जात की, मानव सभ्यताओं का उदय हुआ, तो स्वर्ण को एक सुरक्षित संपदा के रूप में, एक संस्कृति के रूप में, एक आस्था और श्रद्धा के रूप में, आभूषण के रूप में निरंतर हमारे समाज के साथ साथ चलता रहा है। कभी ये स्वर्ण धातु का भाव, रेट कम हुआ करता था, लेकिन आज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके जो भाव है काफी अधिक माने जाते हैं। ऐसा बाजारों में चर्चा होती है। आज हम जानेंगे कि स्वर्ण, ये गोल्ड का इतिहास कहां से शुरू होता है, कैसे यह पृथ्वी पर आया, कैसे यह मानव जाति के एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन गया। राजाओं, कभी यह राजाओं के, सम्राटों के मुकुटों का ताज बना, तो कभी यह रानियों के गले का हार बना, तो कभी यह स्वर्ण सिक्कों के रूप में बाजारों में काम आया, तो यह कभी करेंसी की गारंटी बन गया। जो भी करेंसी छपती है, नोट, कागज की मुद्राएं छपती हैं, सांकेतिक मुद्राएं छपती हैं, उनका मानक का जो उनका स्टैंडर्ड है, उनकी जो रेट, उनकी जो कीमत तय करता है, तो वो गोल्ड का एक जो आरक्षित गोल्ड बैंकों में होता है, उसके आधार पर तय होता है। ऐसी मान्यता है कि जब ब्रह्मांडी विस्फोट हुआ, पृथ्वी का उद्गम हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो सुपरनोवा के विस्फोट से, न्यूट्रॉन्स तारों के विस्फोट से, उससे जो कण इस पृथ्वी पर आए, वो सोने के कण थे। पृथ्वी के जो अर्ध कष्ट है, भूपटपटी पर आए, ज्वालामुखियों के माध्यम से जमीन पे लावा बाहर आया, उसमें स्वर्ण आया। स्वर्ण हमारी जो क्वार्ट्ज की चट्टानें होती हैं, उनसे आया। क्या आपने कभी देखा, कभी आपने सोचा कि जिस समुद्र की रेत पर आप टहल रहे होते हैं, जिस नदी के किनारे आप बालू की रेत पर टहल रहे होते हैं, वह हो सकता है कि वह सोने की हो, स्वर्ण की हो? आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि स्वर्ण जो है, सोना है, एक प्रकार की जो बालू, सिलिका डाइऑक्साइड अर्थात क्वार्ट्ज एक अयस्क है, उसी से बनता है। हालांकि हर बालू, हर रेत में स्वर्ण नहीं होते हैं, लेकिन मूलतः 90% बालू में जो अयस्क होता है वह क्वार्ट्ज का होता है। सोना भी क्वार्ट्ज एक प्रकार का रॉक होती है, एक प्रकार खनिज होता है, जो जिसमें सोने की मात्रा भी पाई जाती है, और उस क्वार्ट्ज से हमारी घड़ियां बनती हैं, कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनते हैं, और विभिन्न इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों में, हमारे उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली मुख्यतः जो इसका अयस्क होता है वह क्वार्ट्ज रॉक है। क्वार्ट्ज एक प्रकार की चट्टान होती है, और हमारी जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, अर्थ क्रस्ट, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वार्ट्ज का जो सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है, वह सिलिका डाइऑक्साइड होता है। बालू भी सिलिका कहलाता है। दूसरा जो इसका मुख्य अयस्क जो है, मिनरल्स है, वह है कैलाबरीट। कैलाबरीट से भी स्वर्ण पाया जाता है। और हमारे प्राचीन इतिहास, हमारे देश में अगर देखें तो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके आज तक स्वर्ण विभिन्न
समय में ये हमारे मंदिरों में और हमारे सम्राटों के बीच में, और एक प्रकार से यह जो अमीर जो आदि की रिचनेस का, अमीरी का, समृद्धि का, संपन्नता का प्रतीक माना जाता रहा है। इसी स्वर्ण हमारे देश में स्वर्ण की, सोने की बहुतायत होने के कारण भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में इतना सोना था, इतना स्वर्ण था, इतना स्वर्ण आभूषण था, कहते हैं कि विदेशी आक्रांताओं को इसी स्वर्ण ने, इसी सोने ने इस देश में आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए आकर्षित किया। अगर हम इसको देखें तो स्वर्ण मुद्राओं के रूप में मौर्य काल में इसको स्वर्ण मुद्रा के रूप में थी, पर्ण के रूप में, कारसा पर्ण के रूप में जानी जाती थी। जो कनिष्क का काल था, कनिष्क के कुषाण वंश के सम्राट थे। पहली शताब्दी ईस्वी की में कुषाण वंश में कनिष्क के समय स्वर्ण मुद्राएं अपने स्वर्णिम काल में थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं कनिष्क काल की देखने को मिलती हैं। इसी तरह अगर आप गुप्त समय में देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में स्वर्ण मुद्राएं देखने को मिलती हैं। और इसी तरह आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत का काल हो, अलाउद्दीन खिलजी का काल हो, और इधर आप मुगल वंशों का देखो तो मुगल वंशों के समय में स्वर्ण मुद्राओं के रूप में असरफी और मोहर, जैसे मोहर कहा जाता है, मोहर का जो वजन हुआ करता था वह 11.66 ग्राम, एक मोहर का जो वजन होता था, नॉट 10 ग्राम, 10 ग्राम नहीं होता था, एक तोला नहीं होता था, एक मोहर का जो वजन है 11.66 ग्राम हुआ करता था। यह असरफी आप देखें तो मुगल पीरियड में काफी असरफियों का स्वर्ण मुद्राओं के रूप में आई, और शेरशाह सूरी ने असरफी की मुद्राएं चलाई। इसी तरह मुगल काल में भी असरफी और स्वर्ण मुद्राएं के रूप में मोहर चली। और जब ब्रिटिश शासन काल आया तो एडवर्ड सत्तर के समय में रानी एलिजाबेथ के चित्र बने हुए मुहर भी चली। तो इस तरह स्वर्ण मुद्राएं थी, वह व्यापारिक लेन देन के रूप में भी काम आती थी और आभूषण बनाने के भी काम आती थी। अगर विश्व में देखें तो विश्व स्तर पे सोने की जो महत्वपूर्ण खदानें हैं वो दक्षिण अफ्रीका में, लगभग विश्व का 40% जो सोना है वो दक्षिण अफ्रीका की एक खदान है, वहां से प्राप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया का जो कालगुरली है, कालगुरली में गोल्ड माइंस बहुत अच्छी, ऑस्ट्रेलिया की कालगुरली में गोल्ड माइंस है। भारत में अगर कहें तो भारत में कर्नाटक का कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार KGF, ये आज से कोई मतलब इसका जो इतिहास है 2000 वर्षों से, और ये विश्व की सबसे गहरी गोल्ड माइंस मानी जाती, सोने की खदान मानी जाती है। इसी तरह कर्नाटक में रायचूर है, हुत्ती है, और आंध्र प्रदेश में रामगिरी और बल्लारी, ये क्षेत्र स्वर्ण खदानों के रूप में जाने जाते रहे। कुछ नदियां हैं जिनकी बालू, जो उनके रेतों में, जैसे उड़ीसा की स्वर्ण रेखा है, इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका की भी स्वर्ण रिवर है। यहाँ की रेतों में भी स्वर्ण अयस्क पाए गए। और कभी यह करेंसी निकालने के लिए हमारे भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। जैसे अगर रिजर्व बैंक को करेंसी छापना, उतनी ही करेंसी छापते थे कि जैसे 200 करोड़ का उनके पास एक रिजर्व संपत्ति होना चाहिए, तो 200 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड हो और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा हो। अगर 200 करोड़ का उनके पास सुरक्षित संपदा है तो उसी के आधार पर करेंसी, आगे जो कागज की मुद्राएं चलती हैं उस पर रिजर्व बैंक अपनी करेंसी छापा करता था। यद्यपि अब ये अवधारणाएं बदल गई हैं, अब जो है फिएट मॉनेटरी सिस्टम चलता है, यानी वहां उस देश की अर्थव्यवस्था के विश्वास के आधार पर भी करेंसी छपती हैं। तो इस तरह हमारे स्वर्ण का जो इतिहास था वो प्राचीन काल से अब लेके अब तक देखने को मिलता है। वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि स्वर्णों का भाव काफी
अधिक होने से आम इंसान के पहुंच से दूर है, लेकिन ये निवेशकों के लिए एक सुरक्षित निवेश के रूप में भी देखा जाता है। आखिर इनका रेट इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? इनके मुख्य कारण तो ये होती है, जब भी एक जो वाणिज्य का व्यापार का जो मूल सिद्धांत होता है मांग और आपूर्ति, मांग अधिक हो आपूर्ति कम हो तो भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो गोल्ड की माइंस हैं, स्वर्ण की खदानें हैं, वो बहुत सीमित है। उत्खनन बहुत सीमित मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, मांग बहुत ज्यादा होती है। वर्तमान में जो दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है, ये भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और अन्य दुनिया के अन्य जो केंद्रीय बैंक है, वो भी एक सुरक्षित निवेश के रूप में, सुरक्षित संपदा के रूप में, जब भी बाजार में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, जो मुद्राएं होती हैं, करेंसी होती हैं, उनमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखा जाता है। शेयर मार्केटों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो दुनिया की जो केंद्रीय बैंक्स होती हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो सोने को एक सुरक्षित मुद्रा के रूप में रखना चाहती है, सुरक्षित व्यवस्था के रूप में रखना चाहती है कि यदि बाजार की व्यवस्थाएं असुरक्षित होंगे तो स्वर्ण एक बहुत ही सुरक्षित संपत्ति मानी जाती है। तो एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि मांग अधिक है, आपूर्ति कम है, क्योंकि वर्तमान में लोग स्वर्ण में निवेश भी कर रहे हैं। गोल्ड के जो शेयर बाजार में चलते हैं, गोल्ड इक्विटी में भी चलते हैं, और ETF में गोल्ड, इस तरह की व्यवस्थाओं में भी गोल्ड चल रहे हैं। तो स्वर्ण की मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है। और दूसरी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वर्ण का जो मापदंड है, मूल्य है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर से तय होता है, और डॉलर का मूल्य ज्यादा हो, रुपए की कीमत कम हो रही हो, तो भी सोने का भाव बढ़ जाता है। और हमारे देश में सोना जो है, स्वर्ण है, हमारी संस्कृति, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। तीज त्योहारों में और महिलाओं के आभूषण के रूप में ये स्वर्ण की मांग काफी अधिक रहती है। इसलिए इसे हिरण्य, हमारे ऋग्वेदों में इसको महत्व दिया गया, इसको हिरण्य कहा गया, चमकती हुई धातु कहा गया, स्वर्गीय धातु कहा गया। और हमारे देश में ये बड़ी ही श्रद्धा का केंद्र है। और विभिन्न समयों में हमारे मंदिरों में, हमारे जो मंदिर हैं, स्वर्णों आभूषणों के, स्वर्णों के एक बहुत बड़ा संग्रह के केंद्र हुआ करते थे। बहुत सारे आक्रमण हमारे देश में हुए। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पे आक्रमण किया, महमूद गौरी ने आक्रमण किए, फिर तैमूर लंग ने आक्रमण किया, बाबर ने आक्रमण किया, नादिर शाह ने आक्रमण किया, अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किया। और कहते हैं कि इन लोगों ने हमारे देश का इतना सोना लूटा, इतना सोना विदेशों में ले गए। कई बार तो इनके इस लूटपाट को बड़ा आतंक के रूप में देखा गया और कहा गया कि हमारे देश के सोने को लूट कर विदेशों में ले जाया गया। ब्रिटिश शासनकाल ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस लूट में शामिल है। तो इस तरह स्वर्ण की जो स्वर्णिम यात्रा थी हमारे देश में, और आज भी है। स्वर्ण के प्रति आज भी उतना लगाव है, लेकिन अब थोड़ी समय बदल रहा है। स्वर्ण के भाव भी अधिक हैं और इनका उत्खनन भी सीमित है। तो स्वर्ण के प्रति जो हमारी एक बड़ी श्रद्धा थी, उसमें जरूर कमियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि भविष्य में इनके भाव सीमित हों, नियंत्रण में हों, कि फिलहाल तो इनके भाव एक आम व्यक्ति के पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।